हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है उपसहसंयोजी रसायन, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उपसहसंयोजी रसायन एक्चुअल में होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल है कि एक्चुअल में उपसहसंयोजी बंध होते क्या हैं। तो हमने कक्षा 11वीं में कुछ बंध पढ़ रखा है, केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ रखी है। जो केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बंध होता है वह होता है अंतर परमाणविक और दूसरा होता है अंतर आणविक। अंतर परमाणविक को हम लोग इंटर एटॉमिक कहते हैं, जबकि अंतर आणविक को हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। इसमें हमने इंटर मॉलिक्यूलर में हमने तीन प्रकार के रासायनिक बंध पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने आयनिक बंध, दूसरा हमने पढ़ा है कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजी बंध पढ़ा है हमने, और तीसरा हमने पढ़ा है कौन सा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। हाँ, हमने अंतर आणविक में हमने हाइड्रोजन बंध पढ़ा है और पढ़ा है हमने वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वांडर वाल्स बंध हमने पढ़ रखा है। चूंकि हम उपसहसंयोजी रसायन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें जो मतलब है वो किससे है? उपसहसंयोजी बंध से है। उपसहसंयोजी बंध को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों कि सहसंयोजी बंध होता क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का बंध है जिसमें ये एक प्रकार का आकर्षण है बच्चों, जिसमें जो परमाणु होते हैं वो पारस्परिक साझे, किसके पारस्परिक साझे से? इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझे से बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन आपका उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों को अपना द्विलक पूरा करना है तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का अगर पारस्परिक साझा कर लें तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? H2 का। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा हुआ है और दोनों परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान हुआ है और सहसंयोजी बंध का निर्माण यहाँ पर हो पाया है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी क्या हो जाएगा आपका? सहसंयोजी बंध। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 7। तो इसको पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझा कर लेंगे और इस प्रकार से फ्लोरीन का निर्माण हो जाएगा। हम सहसंयोजी बंध में देख रहे हैं कि एक सहसंयोजी बंध बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। बात करते हैं हम लोग किसकी? उपसहसंयोजी बंध की। तो उपसहसंयोजी बंध की अगर हम बात करें, उपसहसंयोजी बंध तो वह रासायनिक बंध जिसमें किसी एक समूह के द्वारा, मान लीजिए कोई एक समूह आपका A है, कोई दूसरा समूह क्या है? B है। हमने सहसंयोजी बंध में देख रखा है कि एक बंध बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही थी यहाँ पर। तो उपसहसंयोजी बंध जो होगा उसमें एक ही समूह के द्वारा किसी दूसरे समूह को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? दान किए जाएंगे। तो जो बंध जो बनेगा वह कौन सा बंध होगा? उपसहसंयोजी बंध होगा। अगर हम उपसहसंयोजी बंध की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध है। उसका कारण क्या है? हम जानते हैं कि जो सहसंयोजी बंध है वो किससे बनता है? साझे से बनता है। अगर हम बात करते हैं उपसहसंयोजी बंध की, तो उपसहसंयोजी बंध भी एक प्रकार के साझा ही है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो ऐसा हो सकता था कि मैं और मेरे दोस्त ने दोनों ने टिफिन लाया, हम दोनों एक साथ मिलकर लंच कर लेते थे, तो वो साझा कहलाता था। अगर हम दोनों ने लंच लाया और दोनों साथ में बैठकर खा रहे हैं तो ये भी साझा कहलाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी दिन मैं नहीं ले जा रहा हूँ लंच, तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं अपने दोस्त के साथ लंच
करूंगा, मेरा दोस्त मुझे टिफिन देगा जिसको हम दोनों साथ में खाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, साझा कहलाएगा। बस इस बार ये हो रहा है कि एक ही व्यक्ति टिफिन ला रहा है और लंच दोनों कर रहे हैं, किंतु ये भी एक प्रकार का क्या बच्चों, साझा है। तो चूंकि यहां पर भी एक प्रकार से साझा ही हो रहा है, तो इसीलिए एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है, और चूंकि एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही थी। तो हो क्या रहा है, एक जो ग्रुप है दूसरे ग्रुप को, एक समूह किसी दूसरे समूह को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और इस प्रकार जो बंध बन रहा है वो कौन सा बंध होगा, आपका उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध को सामान्यतः हम लोग यहां पर तीर के द्वारा दर्शाते हैं। इस तीर का जो हेड वाला पार्ट होता है वो ग्राही की तरफ होता है, जिसे हम लोग एक्सेप्टर बोलते हैं, और दूसरा वाला जो पार्ट होगा, टेल वाला जो पार्ट होगा, वो कौन सा होगा, आपका दाता। सामान्यतः दाता के लिए हम लोग उपसहसंयोजी रसायन में एक विशिष्ट टर्म यूज करते हैं, स्पेशल टर्म यूज करते हैं, जैसे हम लोग लिगेंड भी कहते हैं। तो यहां पर एक समूह किसी दूसरे समूह को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, दान करने के बावजूद भी इस दिए गए इलेक्ट्रॉन यानी दान किए गए इलेक्ट्रॉन पर इस ए का या ए समूह का बराबर अधिकार बना हुआ रहेगा। तो उपसहसंयोजी बंध क्या हो जाएगा, वह रासायनिक बंध जिसमें किसी एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को एकांकी इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी बंध। इसे हम लोग तीर के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका ये ए, ये हो जाएगा बी। चूंकि ए ने दान किया है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, किंतु अगर आपने प्लस और माइनस रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर एरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस और माइनस और बीच में एक बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड अगर होगा तो वह उपसहसंयोजी बंध को दर्शाएगा। जबकि अगर मैं ऐसा लिखता Na प्लस और ये Cl माइनस, बीच में बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, यहां जो बंध होगा वो कौन सा बंध होगा, आयोनिक बंध। कौन सा बंध होगा, आयोनिक। ये हो जाएगा आपका उपसहसंयोजी बंध, जिसे हम लोग तीर के द्वारा, अगर आप तीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लस और माइनस बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्लस इसीलिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दान किया है, यहाँ माइनस इसीलिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है, ग्रहण किया है। तो फिर से वापस आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी रसायन। और उपसहसंयोजी यौगिक अगर होगा तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, उसमें होगा उपसहसंयोजी बंध होगा। और उपसहसंयोजी बंध वह बंध होता है जिसमें किसी एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या किए जा रहे हों, दान किए जा रहे हों। कौन से बंध हो जाएगा, आपका उपसहसंयोजी बंध। और जिन यौगिकों में यह रासायनिक बंध पाया जाएगा वह यौगिक कौन से होंगे बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिक। और इन्हीं उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन हमें करना है उपसहसंयोजी रसायन में। अब हम उपसहसंयोजी यौगिकों की बात करते हैं तो हम कुछ उपसहसंयोजी यौगिक जिनसे हम घिरे हुए हैं या जिनसे हमारा कोई ना कोई संबंध है, हम उन उपसहसंयोजी यौगिकों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो उपसहसंयोजी यौगिक हम लोग देखते हैं, हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक है, जिसका केंद्रीय परमाणु क्या होता है, आयरन होता है। बात करते हैं मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन जो होगा, मायोग्लोबिन में भी जो ये भी एक प्रकार का उपसहसंयोजी यौगिक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। यहाँ आयरन की ऑक्सीजन अवस्था 2 होती है, यहाँ आयरन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। अन्य उपसहसंयोजी यौगिक जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम जानते हैं क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है और उपसहसंयोजी यौगिक है, जिसमें केंद्रीय परमाणु जो होता है क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं उपसहसंयोजी यौगिक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत फेमस है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, सोडियम नाइट्रोपोसाइड है, ये भी उपसहसंयोजी यौगिकों क्या है बच्चों, उदाहरण है। इसके अलावा विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं, विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो उसमें कोबाल्ट, क्योंकि इसका रासायनिक नाम ही क्या है बच्चों, साइनोकोबाल्मिन। तो इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हेमोरिथ्रिन, हेमोइरिथ्रिन, यह ब्लड में पाया जाने वाला जो लोअर एनिमल्स होते हैं आपके, जनरली अगर हम बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का पिगमेंट है। हेमोसाइनिन ये भी एक, हेमोइरिथ्रिन यह भी एक प्रकार का उपसहसंयोजी यौगिक है, इसका केंद्रीय परमाणु आयरन ही होता है। इसके अलावा इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन इसमें पाया जाता है जिंक। एक अन्य देखते हैं हम लोग हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन ऐसा उपसहसंयोजी यौगिक है जिसका केंद्रीय परमाणु जो होता है वो कौन होता है बच्चों,
कॉपर होता है। तो ये बहुत सारे जो मैंने लिख रखा है उपसहसजी यौगिक, ये सारे के सारे उपसहसजी यौगिक जिनकी केंद्रीय परमाणु समानता ये जो है दिए गए हैं। तो इन सबकी स्टडी जनरली हम लोग किसमें करने वाले हैं, उपसहसजी यौगिकों में करने वाले हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग उपसहसजी यौगिक जैसे कि और बात करते हैं हम लोग K4FeCN6 इन सब का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, उपसहसजी रसायन कहलाता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वह है योगात्मक यौगिक, जिसे हम लोग एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो बात करते हैं एडिशन कंपाउंड की। तो एडिशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक का नाम है बच्चों योगात्मक यौगिक। नाम से समझ में आ रहा है योगात्मक यौगिक, आप यहाँ पर दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों को आपस में मिलाएंगे और उन दोनों को मिलाने के बाद जो नया उत्पाद बनेगा उस यौगिक को हम लोग या उस उत्पाद को हम लोग योगात्मक यौगिक कहेंगे। तो सबसे पहले योगात्मक यौगिक जिसे हम लोग एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उनका क्रिस्टलीकरण अगर कर दें तो क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाले यौगिक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं इनकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। तो उस प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं। पहला जो योगात्मक यौगिक होगा उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं, द्विक लवण, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं संकुल लवण या संकुल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे और इसे हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। एक्चुअल में जो एडिशन कंपाउंड होते हैं डिफरेंट बिहेवियर, अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। इस आधार पर एक जो योगात्मक यौगिक होगा उसे हम लोग बोलते हैं द्विक लवण और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकुल लवण। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं किसकी, द्विक लवण की। तो द्विक लवण जो होते हैं ये दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जिन्हें अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए, जल में घोले जाने पर ये पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग कुछ साधारण यौगिक मिलाते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस और 24 अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले रखा है तो यह आपस में मिलकर जब क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्रिस्टलीकरण पर मुझे यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O यहाँ प्रदान करेंगे। और यह क्या है बेटा, फिटकरी या फिर क्या है, एलम है। तो यहाँ मैं जब दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों को आपस में मिला रहा हूँ तो मुझे एक नया यौगिक प्राप्त हो रहा है जो इन सबके योग से मिल रहा है। तो यह क्या होगा, आपका योगात्मक यौगिक होगा। किंतु अगर आप इसको जल में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जाएगा। जैसे कि ये हमें K+ भी देगा, हमें मिलेंगे 4SO4 2- ट्वाइस हमें मिलेंगे Al3+। तो पूर्णतः ये जिससे बना है अवयवी आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कुछ अन्य द्विक लवण के उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये हो जाएगा आपका FeSO4, हम मिलाएंगे यहाँ पर NH4 ट्वाइस SO4 + 6H2O। ये सभी आपस में जुड़कर हमें मोहर लवण देंगे जिसे हम लोग FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O कहेंगे। इसे हम लोग मोहर लवण के नाम से भी जानते हैं, मोहर लवण, या इसे हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। क्लास 12th में हमें जब टाइट्रेशन करना होता है तो इसका टाइट्रेशन हम लोग करते हैं KMnO4 के साथ, जिसमें आपका पिंक कलर से क्या मिलता है, आपको कलरलेस हमको सॉल्यूशन बाद में मिलता है आफ्टर टाइट्रेशन। ये हमें रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो दूसरा जो लवण है हमारा द्विक लवण, इसको अगर हमने FeSO4 अमोनियम सल्फेट और वाटर के साथ मिलाकर क्रिस्टलीकृत अगर किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हमें प्राप्त हो जाएगा मोहर लवण, जो कि दूसरा प्रकार का द्विक लवण का उदाहरण मैंने ले रखा है यहाँ पर। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होने पर हमें ये क्या देगा, Fe2+ + 3SO4 2- ट्वाइस NH
4 प्लस। यह भी जल में घोले जाने पर पूर्णतः अपने अवयवी आयन जिससे मिलकर ये बना है उसमें क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं किनकी, संकुल लवण की, किसकी बात करते हैं हम लोग, संकुल लवण की। तो मैं एक काम करता हूँ, संकुल को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, तो एक साइड हो जाएगा हमारा क्या, संकुल लवण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उप सह संयोजी यौगिक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, या इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानेंगे। तो जैसे अगर मैं यहां पर ये लूं K4FeCN6, अगर मैं इसे जल में डिसॉल्व करूं, अगर मैं इन्हें जल में डिसॉल्व कर रहा था तो जल में डिसॉल्व होने पर ये पूर्णतः अपने अवयवी आयन में क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। तो इनको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो यह कैसे होगा, देखिए आपका 4K प्लस देगा, इसके अलावा हमें ये क्या देगा, FeCN6 माइनस। यहां पोटेशियम तो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, किंतु आयरन, क्या आयरन आपका Fe2 प्लस या Cn माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अर्थात जो उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं इनको आप जल में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूर्णतः अपने अवयवी आयन में विभक्त नहीं होते। जबकि द्विक लवण, जैसे मैंने पहले ले रखा था एलम यानी फिटकरी, दूसरा मैंने ले रखा है मोहर लवण। मैं एक अन्य उदाहरण लेता हूं जिसमें मैं पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैं यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड को किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, प्लस यहाँ पर वाटर अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे ये क्या देगा बच्चों, मुझे ये देगा KCl MgCl2 6H2। ये भी एक प्रकार का द्विक लवण है। क्यों, क्योंकि इसे अगर मैं जल में डिसॉल्व करूँ तो मुझे K प्लस 3Cl माइनस और मुझे वाटर भी वाटर का आयन प्रोवाइड कराएगा। इसे हम लोग कार्नेलाइट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्नेलाइट कहते हैं। तो ये जितने भी द्विक लवण हैं इनको जल में हम जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये पूर्णतः किस में विभक्त हो रहे हैं बच्चों, आयन में विभक्त हो रहे हैं। जबकि संकुल लवण की बात करें हम लोग तो इन्हें जल में डिसॉल्व करने पर ये पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं हो रहे हैं। अब इससे हमको कोई ना कोई सेंस तो निकालना पड़ेगा। सामान्यतः अगर हम नमक की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल में घुलकर हमें आयन देता है। द्विक लवण भी हमें जल में घुलकर क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों, आयन प्रदान कर रहे हैं। द्विक लवण ठोस फॉर्म में तो क्रिस्टल के रूप में रहेंगे, किंतु जल में डिसॉल्व करने पर आयनों में विभक्त हो जा रहे हैं। पूर्णतः ये जो होंगे हमारे ठोस रूप में क्या रहेंगे, ठोस रूप में क्रिस्टल रहेंगे या क्रिस्टल के रूप में रहेंगे, किंतु जल में जब डिसॉल्व करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये 100% क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयनीकृत हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं संकुल लवण की या उपसहसंयोजी यौगिकों की, तो उपसहसंयोजी यौगिक जो होंगे इनको ये ठोस फॉर्म में किसके रूप में रहेंगे, क्रिस्टल के रूप में रहेंगे, किंतु अगर क्रिस्टल के रूप में स्टेबल है, किंतु अगर जल में डिसॉल्व करेंगे तो जल में भी ये पूर्णतः 100% आयनीकृत नहीं होंगे। जल में ये 100% आयनित होने वाले नहीं है। तो ऐसे यौगिक हो जाएंगे आपके कौन से, उपसहसंयोजी यौगिक। बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इनको जल में डिसॉल्व कर रहा हूं तो पूर्णतः आयनों में विभक्त हो रहे हैं, अर्थात इनमें कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड होगा। तो इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। किंतु इनको अगर मैं जल में डिसॉल्व कर रहा हूं तो कुछ भाग तो आयनिक बॉन्ड होगा या कुछ पार्ट तो आयन के रूप में होगा, किंतु Fe और Cn की अगर हम बात कर रहे हैं ये पूर्णतः आयन में विभक्त हो रहे हैं क्या, बिल्कुल भी विभक्त नहीं हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर आयनिक बंध के साथ कुछ और बंध पाया जाता होगा। तो कौन सा बंध पाया जा रहा है यहाँ पर, उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बच्चों, उपसहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध पाया जा रहा है इसलिए तो पूर्णतः आयन में विभक्त नहीं हो रहा है और इसीलिए इसे हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक के नाम से भी जान रहे हैं। तो इनमें केवल कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। ये कुछ भाग इनका टूट रहा है जो आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा है, जो भाग नहीं टूट रहा है वह किस बंध के द्वारा जुड़ा है, उपसहसंयोजी बंध के द्वारा, जिसे हम लोग जिसकी वजह से हम इसे कौन सा यौगिक कह रहे हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कह रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इनको अगर हम लोग जल में डिसॉल्व कर रहे हैं तो पूर्णतः किस में व्यक्त हो रहे हैं, अपने आयनों में व्यक्त हो रहे हैं। यानी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान जलीय विलयन में
ये अपनी पहचान क्या कर रहे हैं बच्चों, खो दे रहे हैं। किंतु अगर इनकी हम बात करें तो जलीय विलयन में भी ये क्या पूर्णतः आयन में विभक्त हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो जलीय विलयन में ये अपना अस्तित्व क्या करके रख रहे हैं, जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल में घोले जाने पर ये पूर्णतः आयन में विभक्त हो ही नहीं रहे। अगला, जब आप इनका परीक्षण करेंगे तो ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देंगे। आप कक्षा 12वीं में हैं, कक्षा 12वीं में आप लोग पढ़ रहे होंगे, इनऑर्गेनिक में आप एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है, अकार्बनिक रसायन में आप विश्लेषण कर रहे होंगे, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय और भास्मिक मूलक, एसिडिक और बेसिक रेडिकल का आप लोगों को सेपरेशन करना होता है। तो ये चूंकि जल में घोले जाने पर पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जा रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूं फिटकरी की, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। जब आप इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोले जाने पर ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देंगे। ये सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। जैसे आपको यहां पर ये K+ का परीक्षण भी देगा, सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन आपका अम्लीय मूलक हो जाएगा, K+ आपका भास्मिक मूलक हो जाएगा, Al3+, ये हमें सभी आयनों का परीक्षण देंगे। जबकि ये सभी आयनों का परीक्षण देगा क्या, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आयन में टूट रहा है क्या, जब आयन में टूट ही नहीं रहा है तो अपने सभी आयनों का परीक्षण देगा क्या, नहीं देगा। तो ये K+ का परीक्षण देगा किंतु Fe2+ और Cn- आयन का परीक्षण नहीं देगा। ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। जबकि ये जो थे सभी आयनों का क्या दे रहे थे बच्चों, परीक्षण दे रहे थे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये दिशात्मक नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है बच्चों, आपने कभी पढ़ा है कि NaCl में sp है, sp2 है, sp3 संकरण पाया जाता है? नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा तो जैसे सोडियम है, क्लोरीन किसी भी दिशा से आ सकता है। इसमें संकरण का या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते। तो कोई भी आयन किसी भी दिशा से आ सकता है, क्योंकि यहाँ संकरण ही नहीं होगा तो ना ही अतिव्यापन होने वाला है, ना ही अन्य प्रोसेस होने वाली है। इसलिए ये दिशात्मक नहीं होते। जबकि ये कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और यही कारण है कि ये कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। यही कारण है कि उपसहसर्जी यौगिकों के लिए सिद्धांत दिए गए थे, जैसे कि VBT सिद्धांत, और बाद में हम लोग फिर CFT सिद्धांत भी पढ़ते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि इनमें संकरण भी पाया जाता है, संकरण पाया जाएगा और अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन के लिए एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होगी, अर्थात ये जो होंगे आपके संकुल लवण, ये कैसे होते हैं, आपके दिशात्मक होते हैं। इनमें संकरण पाया जाएगा, जबकि इनमें संकरण नहीं पाया जाएगा। हमने उदाहरण लिख रखा है, बहुत सारे उदाहरण हमने देखा है द्विक लवण के। सामान्यतः हमने देखा है पोटाश एलम यानी कि फिटकरी हमने देखा, हमने मोहर सॉल्ट देखा, इसके अलावा हमने कार्नेलाइट भी देखा। ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा इनमें। जबकि इनकी हम लोग बात करते हैं तो ये ठोस रूप में, क्रिस्टल के रूप में रहते, जल में घोले जाने पर 100% आयन में विभक्त होते ही नहीं है। जब आयन में विभक्ति नहीं होंगे तो अपने सभी आयनों का परीक्षण देंगे क्या, नहीं देंगे। आयनिक बंध के साथ साथ इनमें उपसहसर्जी बंध भी पाया जा रहा है। इसके अलावा जलीय विलयन में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, जबकि पूर्णतः अपनी आइडेंटिटी या पहचान खो दे रहे थे। अपने सभी आयनों का परीक्षण दे रहे हैं, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग बच्चों, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी क्या होती है बच्चों, निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति होती है इन द सेंस, इनमें अगर sp3 संकरण पाया जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल यानी कैसे हो जाएंगे बच्चों, चतुष्फलकी हो जाएंगे। अगर sp3d2 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकी हो जाएंगे। अगर dsp2 होगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, समतल वर्गाकार यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो
जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखा। हमने ये देखा कि एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका द्विक लवण और दूसरा होता है संकुल लवण। अगर आगे की अगर हम बात करें तो चूंकि चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें केवल संकुल लवण यानी कि उपसहसजी यौगिक से ही मतलब होगा। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उपसहसजी यौगिकों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा।